अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पार्टनरशिप चेंजेस कर रहे थे और लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ये पार्टनरशिप चेंजेस में, ये बेरी चेरी और मैरी वाला जो सवाल था ये हमने किया था। एंड दिस वाज द केस रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और वो जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर हो रहा होता है बिजनेस से, यानी कि जब वो जा रहा होता है बिजनेस से, तो उस टाइम के ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट्स करते हैं और क्या काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में, द क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोलता है फ्रेड, रिचर्ड एंड लुइस आर इन पार्टनरशिप हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दिसंबर 2004 शोड द फॉलोइंग पोजीशन। अब देखो, आपको यहाँ पे कुछ चीजें दे रहा है। वो बोल रहा है कि तीन पार्टनर्स थे और इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी है कि इनके पास फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग है, उसके बाद फिर इनके पास इक्विपमेंट है और इनके पास व्हीकल है जिनकी इन्होंने वैल्यूएशन दी हुई है कि भाई ये इतने इतने की नेटबुक वैल्यूज रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कुछ ट्रेड सिविल्स है और कुछ बैंक का बैलेंस है। फिर बोलता है ट्रेड पेबल्स है। और उसके बाद फिर रिचर्ड ने, देखो रिचर्ड ने एक लोन दिया हुआ है बिजनेस को 12,000 रुपए। फिर उसके बाद बोलता है आगे कि फ्रेड का कैपिटल इतना है, रिचर्ड का इतना है और लुइस का कैपिटल बैलेंस इतना है। करंट अकाउंट बैलेंसेस के बारे में बात करो तो दो करंट अकाउंट तो पॉजिटिव है लेकिन एक पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट भी कर लिया यहाँ पे। तो ये नेगेटिव है तो करंट अकाउंट डेबिट साइड पे बनेगा इसका। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे आते हैं सवाल में। तो बोलता है ऑन 31 दिसंबर 2004 रिचर्ड डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग वैल्यूज। ऑन दैट डेट द फॉलोइंग वैल्यूज वर अग्रीड। अब देखो ये कौन सी डेट है, ये 31 दिसंबर 2004 की बैलेंस शीट है और इसी डेट को अब रिचर्ड क्या होने जा रहा है, रिटायर होने जा रहा है 31 दिसंबर 2004। बोलता है सबसे पहले तो कि भाई आपके पास फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है वर वैल्यूड अपवर्ड्स 15,000, यानी कि तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के कितनी हो गई, 15,000 हो गई। तो भाई सबसे पहला काम हमारा होता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो हम इस क्वेश्चन का भी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 विच वी आर डूइंग नाउ। क्वेश्चन 6 लिखते हैं और क्वेश्चन 6 के अंदर हम रिवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आराम से बनता जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिएगा जरा, हेडिंग लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले उसने आपको ये बोला कि जो आपकी फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग है वो कितने से बढ़ गई, 15,000 से बढ़ गई। यानी कि पहले तुम्हारी फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग कितने की थी, 80,000 की थी। अभी वो कितने की हो गई, 95,000 की हो गई। यानी कि कितने से बढ़ गई, 15,000 से बढ़ गई। तो 15,000 का क्या है आपका, गेन ऑन रिवैल्यूएशन है। तो इसको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे और इसको बोलेंगे ये क्या है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है मेरा बेटा। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ। तो अगली क्या बात बोलता है, बोलता है जो तुम्हारा प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, वर वैल्यू 22,000 वेयर एज व्हीकल वैल्यूड 16,000 रुपए। बोलता है प्लांट एंड इक्विपमेंट 22,000 रुपए का हो गया। यानी कि पहले कितने का था, ऊपर आगे देखो, पहले ये था आपका 25 क्या कहते हैं 800 का, और अब ये हो गया है आपका 22,000 का, यानी कि डिक्रीज हो गया है। तो अब हो गया ये 22,000 का। तो डिक्रीज कितने का हुआ है वो डिक्रीज निकाल लेते हैं, तो रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। तो 25,800 माइनस 22,000। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है 3,800 का लॉस। तो ये भाई हम ये प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये है आपका 3,800 का। डन, क्लियर। नाउ वंस प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो गया हमारा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हीकल हमारी पहले कितने की थी, व्हीकल वर 17,600, लेकिन अब वो उसने बोला कि व्हीकल रिवैल्यू होगी तुम्हारी हो गई है 16,000 रुपए की। ठीक है, कितने की हो गई, 16,000 की हो गई है, 16,000 की हो गई है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार डिक्रीज कितने का हुआ, तो तुम बोलोगे सर 1,600 का डिक्रीज हो गया। देखो 17,600, 17,600 माइनस 16,000, तो 1,600 का डिक्रीज आ गया। तो 1,600 रुपए का डिक्रीज हम व्हीकल्स के अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 1,600। डन। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो अगली चीज क्या है, अगली चीज उसने आपको बोली अगली एडजस्टमेंट में, एन अमाउंट ओड ऑफ 1,300 बाय ट्रेड रिसीवेबल वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल एंड वाज रिटन ऑफ फ्रॉम द अकाउंट। यानी कि क्या हुआ, हुआ ये कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स था उसमें से 1,300 रुपए का लॉस हो गया। यानी कि 1,300 रुपए का क्या हो गया, वो भाग गया, निकल गया 1,300 रुपए से। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई बचा कितने का होगा, तो तुम बोलोगे सर 13,800 का था,
जिसमें से 1300 का भाग गया तो आपके पास 12,500 के ट्रेड रिसीवेबल्स बचे, जो कि आपकी नई बैलेंस शीट में शो होंगे। तो 1300 रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स कम करेंगे तो ये भी डेबिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स 1300। डन। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और अगली चीज देखते हैं। तो अब अगली चीज के बारे में क्या बोल रहा है? नंबर फोर्थ ट्रांजेक्शन, closing inventory given in the statement of financial position include 100 item at cost price 14 each, their selling price on December was 9। देखो उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास तुम्हारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, ऊपर देखो, ये तुम्हारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है ना, बोल रहा है इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर 100 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट $14 है। कितने हैं? $14 है। तो ये कितना बनता है? ये बन जाता है 14, तो ये तो 1400 बन जाएगा, 1400। लेकिन वो बोलता है कि इन 100 आइटम की अब वैल्यू सिर्फ $9 रह गई है। तो कितनी हो गई है? 100 × 9, मैं ये भी मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 900। तो अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारी इन्वेंट्री बढ़ गई या कम हो गई? तुम बोलोगे सर मेरी पहले इन्वेंट्री जो 1400 की थी ना, जो मेरी इन्वेंट्री 1400 की थी वो अब सिर्फ 900 की बची है, यानी कि 500 का क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। यानी कि मेरी इन्वेंट्री में डिक्रीज कितने का आ रहा है? 500 का डिक्रीज आ रहा है। तो अब मेरी इन्वेंट्री बचेगी कितने की? मेरी इन्वेंट्री बचेगी 24 200 की बचेगी। तो 24 200 की मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को बोलूंगा। ठीक है। अब इसको देख लो, उसने क्या बोला था? 100 आइटम है ऐसे जो कि ₹14 वाले हैं, लेकिन अब उनकी एनआरवी कितनी हो चुकी है? $9 हो चुकी है। तो मैं इस वैल्यू में से 1400 माइनस करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा 900। तो ओवरऑल इंपैक्ट 500 का पड़ा, तो मैंने 500 का डिक्रीज करा और यहाँ पे आंसर निकाल दिया। तो दोनों तरीके आप जैसे भी चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं। डन। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए, अगली चीज बोलता है आपको, अच्छा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड तो करें। अब इन्वेंट्री यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आया कितने का? ₹500 का। तो डिक्रीज इन एसेट डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो बोलता है ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट द रिचर्ड अग्रीड टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ 30,000 टू द पार्टनरशिप। ठीक है जी, जब ये रिटायर हो रहा है ना, तो इसने अपने लोन का 30,000 रुपए बोला कि यार मेरे जो भी पैसे बने ना, उस पैसे में से 30,000 रुपए एज अ लोन रख लेना। लेट सपोज रिचर्ड के बनते हैं 50,000 रुपए इस बिजनेस के अंदर, जब हम कैलकुलेट करेंगे रिचर्ड बोलता है 50 में से 30 अभी रख लो 2 साल के लोन के लिए, और बाकी पैसे मुझे वापस कर दो मेरे। Any balance due to Richard from the partnership after making adjustment for his loan was immediately paid by चेक। और उसने बोला कि बाकी का जो पैसा है वो सारा चेक के थ्रू पे कर दिया जाएगा। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ। तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो हमने बना लिया। अब रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर तो हमने कोई और बात रिकॉर्ड नहीं करनी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये गेन ऑन रिवोल्यूशन है या लॉस ऑन रिवोल्यूशन है। तो देखो इसकी कौन सी साइड हैवियर आ रही है। सबसे पहले तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। देखो मेरे बेटा, इसकी अगर हम डेबिट साइड देखें तो इसकी डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 3800 प्लस 1600 प्लस 1300 प्लस 500, 7,200 बन रहा है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड हैवियर है। इसका मतलब गेन ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, और जब गेन ऑन रिवैल्यूएशन आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड, मतलब इधर डेबिट हो जाएगा, इधर डेबिट साइड पे सीडी बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे। अब जो आपके कैपिटल अकाउंट्स है, ये कैपिटल अकाउंट्स का क्या गेम है? ये कैपिटल अकाउंट्स का गेम कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके पास जो क्या कहते हैं, अच्छा चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका गेन ऑन रिवॉल्यूशन कितना आ रहा है? 7,200 माइनस 15,000, तो 7,800 का आ रहा है। ठीक है। और इनके नाम क्या थे? नाम देखने के लिए मैं गया था पीछे, रिचर्ड, फ्रेड, रिचर्ड एंड लुइस। ठीक है। सो फ्रेड, रिचर्ड और लुइस। आपका जो गेन आ रहा है वो 7,800 का आ रहा है। 7,800 के गेन के साथ आप क्या करेंगे? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर बांट दोगे। अब इनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको सवाल के स्टार्ट में दिए हुए थे कि ये 2:2:1 के हिसाब से प्रॉफिट शेयर करते थे। तो यहां पे आप क्या करोगे? 2/5, 2/5 एंड 1/5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,800 इंटू 2/5 विच इज 3,120। इसका भी 3,120 आ जाएगा। और लास्ट वाले का 7,800 इन डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1,560। ठीक है। सो दिस इज डन, वी आर डन विद द रिवॉल्यूशन अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, एंड इन द कैपिटल अकाउंट फर्स्ट वी विल make 3 columns, right? Because there were 3 partners in the business. So इधर हम 3 कॉलम्स बनाते हैं पहले अपने पार्टनरशिप के लिए, एंड इसको स्टार्ट करते हैं पहले बनाना। कॉलम मुझसे थोड़े से छोटे बन जाते हैं, कभी वैल्यू के अंदर मसला आ जाता है फिर। सो लेट्स डू इट करेक्टली। सो ये हमारे बन गए आपके पास 3 कॉलम्स, राइट?
Now, once we are done with this now what I'm going to do, I'm going to write the heading of capital account over here first. So let's give it a heading, a capital account. And in this business, there were three partners named as Fred, Richard and Lewis, right? So यहाँ पे Fred, Richard और Lewis आ जाएगा. Fred, Richard and Lewis आ जाएगा. And then I'll write down the balance brought down of the पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आप देखें, बैलेंस शीट के अंदर ही गिवन होंगे. देखो यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है, फ्रेड 70,000, सो आई राइट डाउन 70,000. रिचर्ड का बैलेंस है 40,000, सो आई राइट डाउन 40,000. एंड लुइस का जो कैपिटल बैलेंस है वो कितना है, 30,000 का. एंड एक बात याद रखिएगा, इनमें से कौन सा पार्टनर है जो जा रहा है? सर रिचर्ड जा रहा है. तो रिचर्ड की ट्रीटमेंट जरा देखिएगा कैपिटल अकाउंट में अब किस तरीके से होगी. अभी तो हम रेगुलर चलेंगे, नॉर्मल चलेंगे. अच्छा, यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे. जो रिवैल्यूएशन थी वो 3120 आपने भी कैलकुलेट करी. 3120 दूसरे की भी थी, और तीसरे का था आपका 1560 का. तो यहाँ पे 1560 रिकॉर्ड करेंगे. डन. अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने एक चीज देखनी है, क्या सवाल में कहीं गुडविल शुडविल का जिक्र है? नहीं, गुडविल वगैरह का कोई जिक्र नहीं है. अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि जो रिचर्ड है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, क्योंकि वो जा रहा है, तो रिचर्ड के बाकी अकाउंट के बैलेंसेस देखेंगे, रिचर्ड का और क्या क्या पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है. तो अगर तुम नोटिस करो तो रिचर्ड का करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है कितना, 6200. तो जो सिर्फ पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका करंट अकाउंट बैलेंस भी यहाँ पे लिखो, करंट अकाउंट. सर इधर क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये 6200 किसका है, रिचर्ड का. 40,000 किसका है, रिचर्ड का. 3120 गेन ऑन रिवेल्यूशन किसका है, रिचर्ड का. ये 6200 किसका है, रिचर्ड का. और आपको पता है रिचर्ड ने एक बिजनेस को लोन भी दिया हुआ था, और वो लोन जो दिया हुआ था वो भी पैसा किसका है, रिचर्ड का. तो रिचर्ड का टोटल जो आपके बिजनेस के अंदर पैसा है ना, वो ये सब है. एंड आउट ऑफ इट रिचर्ड ने बोला कि यार मेरा कुछ पैसा आप रख लेना एज अ लोन. और लोन ये हमें कितना देके जा रहा है, रिचर्ड ने बोला था कि मेरे आपको 30,000 का लोन देके जाऊंगा. तो हम इसके टोटल पैसे में से जो भी रिचर्ड का बनता है, इस टोटल में से 30,000 अलग कर लेंगे एज अ लोन. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे. और अब भी एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड का सीडी बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि रिचर्ड का जो सीडी बैलेंस होगा ना, वो रिचर्ड को पे कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट से, क्योंकि ये जा रहा है. डन. तो ये बन जाएगा 73,120, 73,120, 73,120 एंड 73,120. ये आ गया आपका बैलेंस बीडी, और ये आ गया आपका बैलेंस सीडी. ठीक है. लेकिन अब अगर आप रिचर्ड का बैलेंस देखो तो रिचर्ड के टोटल पैसे कितने बनते हैं, 40,000 प्लस 3120 प्लस 6200 प्लस 12,000. यानी कि रिचर्ड के आपके जो टोटल पैसे बन रहे हैं वो 61,320. इसमें से हमने लोन काट लिया कितना, 30,000. तो इसमें से माइनस कर लो 30,000, रिमेनिंग कितना बचा, 31,320. ये हम रिचर्ड को अपने पार्टनरशिप बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे कर देंगे. ठीक है. और रिचर्ड का कोई सीडीबीडी बैलेंस नहीं बनेगा. फिर उसके बाद जो लास्ट पार्टनर है उसके साथ वही सेम काम करेंगे जो फ्रेड के साथ करा था. 31,560 और 31,560 एंड 31,560. अब तुम नोटिस करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिटायरमेंट हुई. तो रिटायरमेंट करने के टाइम पे जो रिचर्ड था उसका जितना भी पैसा था वो हम सारा इसके अकाउंट के अंदर ले आए, कैपिटल अकाउंट में. अगर दो रिटायर होते तो दोनों पार्टनर्स का, अगर तीनों रिटायर हो रहे होंगे ना तो तीनों पार्टनर का सारा पैसा यहाँ पे ले आएंगे. और वो चीज आप आगे जाके पढ़ोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें तीनों पार्टनर्स क्या हो रहे होंगे, जा रहे होंगे, यानी कि रिटायर हो रहे होंगे. अब आप लोगों ने वंस ये कैपिटल अकाउंट बना लिया और इससे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, तो अब जो आपका लास्ट स्टेप है और जो लास्ट फेज है, उस लास्ट फेज के अंदर हम क्या करेंगे, उस लास्ट फेज के अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर देंगे. अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है. यहां पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब जो तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी उसमें सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, अपने नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. ऐसा ही है ना. अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या ये लिखना है, भाई हमारे नॉन करंट एसेट सवाल के अंदर गिवन थे और उसने हमें पहले से बता दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 से रिवैल्यू होकर बढ़ गई है. तो अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बैलेंस शीट में शो करूंगा, सर 95,000. तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 95,000, लैंड
एंड बिल्डिंग 95,000। फिर उसके बाद आपके पास अगली चीज क्या है? आपके पास अगली चीज थी क्या कहते हैं ये प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट वो प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका कितने का हो गया था? 22,000 का हो गया था। तो बैलेंस शीट में कितना शो करोगे? 22,000 का। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट 22,000। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, तो अगली चीज आपके पास क्या थी? व्हीकल्स। व्हीकल्स कितने की हो चुकी थी? 16,000 की। तो हम बैलेंस शीट में 16,000 की व्हीकल्स शो कर देंगे, 16,000। और आपको पता है ये तीनों चीजें आपके नॉन करेंट एसेट बना देंगे, तो तीनों नॉन करेंट एसेट्स हम मेंशन कर लेते हैं। सो 95 प्लस 22 प्लस 16 विच मेक्स 133,000, 133,000। ये मेरे आ गए नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है मेरा बेटा, सिंपल हो गई ये वाली बात। आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, वो कौन सी होगी? करंट एसेट्स। अब जो करंट एसेट है उसके अंदर सबसे पहले तो आप मेंशन करोगे अपनी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री लिखते हैं। अब जो तुम्हारी इन्वेंट्री है, अगर तुम नोटिस करो, तो इन्वेंट्री थी कितने की? इन्वेंट्री वॉज 24,700, लेकिन उसमें 500 की कम हो गई थी, तो 24,200 की बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,200। फिर लिखेंगे ट्रेड रिसीवल्स। अब जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवल्स है ना, अगर तुम इनको गौर से देखो, तो तुम्हारे ट्रेड रिसीवल्स में से 1,300 रुपए का बेडेड हो गया था, तो बचे कितने थे? 12,500 के। तो अब जो रिमेनिंग है वो 12,500 लिख दो। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, तो आपके पास और क्या चीज है? बैंक बैलेंस है। अब एक चीज याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बैंक बैलेंस है कितने का? 11,300 का। मैं यहाँ पे ना ऊपर लिख के बता रहा हूँ 11,300 का बैंक, बल्कि इससे भी ऊपर लिख के बताता हूँ। 11,300 का बैंक बैलेंस है ना। अब जरा सुनिएगा, इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। 11,300 तुम्हारे पास बैंक में पड़े हुए थे। तुम्हें पता है तुमने रिचर्ड को जाते हुए कितने पैसे दिए बिजनेस बैंक अकाउंट से? सर 33, सॉरी 31,313,20। तो आप बताओ बैंक में बचे कितने? सर 11,300 थे माइनस 313,20। तो ये सर नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारे पास 200, 200,20। तो इसका मतलब तुम्हारा बैंक क्या हो चुका है? ओवरड्राफ्ट हो चुका होगा। तो बैंक को ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में शो करोगे, करंट एसेट में शो नहीं करोगे। करंट एसेट ये आपके यहां तक टोटल हो गए हैं। करंट एसेट्स का टोटल निकाल लेते हैं। सो क्या टोटल बनेगा इसका? 24,200 प्लस 125,000 विच मेक्स इन टोटल 36,700। 36,700 में प्लस कर लें 133,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 169700। और ये 169700 के तुम्हारे पास क्या आ गए? टोटल एसेट्स। ऊपर क्या निकाले थे तुमने? करंट एसेट्स। डन। तो हाफ वे हमारी बैलेंस शीट हो चुकी। और अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और अब हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल सेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल सेक्शन तो कैपिटल अकाउंट तो बना चुके हो, तो अब यहां पे लिखोगे तुम कैपिटल। एक तुम्हारे पास था फ्रेड, और एक कैपिटल अकाउंट होगा तुम्हारे पास लुइस का, क्योंकि अब रिचर्ड तो रहा नहीं, तो रिचर्ड का कोई कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ही नहीं। तो रिचर्ड नहीं रहा तो उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी नहीं है, सिर्फ फ्रेड और लुइस है। 73120, तो यहां पे लिखेंगे 73120। फिर उसके बाद अगला है 31,560। तो ये कैपिटल अकाउंट का टोटल आ जाएगा। तो आज निकाल लेते हैं। 73120 प्लस 31,560 विच इज 104,680। फिर हम यहां पे लिखेंगे करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स के अंदर आपके पास एक फ्रेड का है और एक लोइस का है, क्योंकि यही दो करंट अकाउंट्स बचे हैं आपके पास। तीसरा वाला तो चला गया। तो जो करंट अकाउंट है वो अगर आप देखें, तो फ्रेड का है 9400 पॉजिटिव, तो इसको 9400 रहने देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर जो आपके पास लोएस है, उसका बैलेंस है 2600 नेगेटिव, तो नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको नेगेटिव लिखेंगे 2600 से। और फिर करंट अकाउंट का भी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है जी। आ जाए करंट अकाउंट का बैलेंस देखते हैं दोनों का कितना आ रहा है। तो भाई ये आ रहा है आपका 9400 माइनस 2600 विच मेक 6800। तो अब आप अपनी अगर इक्विटी निकालें, तो ये टोटल इक्विटी बनेगी, कैसे निकलेगी? दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल इक्विटी आ जाएगी 6800 प्लस 104,680 विच मेक्स इन टोटल 11,114,880। एंड देन हम यहां पे लिखेंगे अपनी करंट लाइबिलिटीज।
करंट लायबिलिटीज के अंदर हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ट्रेड पेबल्स। अब जो तुम्हारे ट्रेड पेबल्स हैं बेटा, अगर उस ट्रेड पेबल्स को गौर से देखो तो तुम्हारे ट्रेड पेबल ये रहे 8,200 के। ठीक है, तो वो एक रिकॉर्ड करेंगे 8,200 के। और उसके बाद फिर बैंक ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड करेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था पहले? 13,000, क्या 11,300? 11,300 -31320। ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट कितना आया था हमारा? 20020। 20020। इक्विटी और लाइबिलिटी को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 11,480 प्लस 8200 प्लस 20020, तो ये हमारे पास आ रहा है 139,700। हमारा बैलेंस इतना चेंज क्यों आ रहा है भाई? -169700। अरे हाँ, एक और भी तो चीज थी, हम भूल गए ना यार। एक लोन भी तो लिया हुआ था, वो लोन हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ना, एक काम करिएगा, हम लोग ऊपर लिखते हैं, मैंने मिस करी है वो, तो हम इसको नीचे ले आते हैं पहले जरा सा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं पहले, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आपको याद है रिचर्ड बिजनेस के अंदर कुछ लोन भी तो छोड़ के गया था ना, तो वो लोन भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा ना, तो लोन आ जाएगा आपके पास। सिर्फ लोन लिखोगे, अब लोन फ्रॉम रिचर्ड नहीं लिखोगे क्योंकि नॉर्मल लोन है ये। ठीक है, एंड अब हम इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 169,700। 169,700, ये आपके पास टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गई। ठीक हो गया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हम लोगों ने कहां से सवाल स्टार्ट किया था? अगेन वी मेड द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। आफ्टर द रिवैल्यूएशन अकाउंट वी प्रिपेयर्ड द कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट फॉर रिचर्ड रिटायरमेंट, एंड देन वी प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट राइट आफ्टर the retirement of Richard, and this is how the balance sheet was made. Clear?